इनकी प्रैक्टिस है उसमें पेशतर ये सेक्शंस होते हैं यूज होते हैं जो सिविल साइड की प्रैक्टिस है उसमें। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटिंग टू डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 और 11 को, जो डील करता है रिकवरी ऑफ पोजीशन की प्रॉपर्टी की, जो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। सो सेक्शन 10 जो है वो उसकी जो हेडिंग है वो है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। Any person entitled to the possession of a specific immovable property may recover the same in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure. अगर इसको सेक्शन 8 में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मगर यहाँ पे जो बात लिखी गई हुई है वो है इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अल्फाज सेक्शन प्रॉपरली वही है, सिर्फ मूवेबल इमूवेबल की जगह पे मूवेबल है, और प्रोसीजर जो दिया हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में वो ही फॉलो होगा। सो कोई भी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, अब सबसे पहले ये चीज को समझना बहुत जो है जरूरी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो सेल्स एंड गुड्स एक्ट में दी गई है, तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ग्रेन्स होते हैं या कुंस होते हैं वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अल्फाज यूज हुआ है कि इंटाइटल टू पोजेशन, अब वहां पे जो हमने सेक्शन 8 में जो डिस्कस की थी, जो चीज डिस्कस की थी कि इंटाइटल टू पोजेशन में, वहां पे हमने टाइटल पे बहुत जो है वो फोकस किया था कि आपके पास टाइटल होना चाहिए। यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तसर है। यहाँ पे ये है कि आपके पास जो ऑनरशिप है वो तो हो, मगर इन केस आप अगर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो एक वर्ड यूज हुआ होगा स्पेशल एंड टेम्पररी राइट्स। तो जिस सूरत में स्पेशल और टेम्पररी राइट्स की अटैचमेंट है, अटैच है, आपका कोई स्पेशल टेम्पररी राइट अटैच है, तब भी आप उस सूरत में भी जो है वो आप उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करवा सकते हैं। अच्छा, इस सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑनर जो है वो फुली ऑनर होना एक नहीं है, लाजिम नहीं है। मसलन किस तरह से, एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा बेलमेंट का। सो बेसिक बेलमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपनी कोई चीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को आप दें, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस जो है कंप्लीट हो जाए तो आप उससे वापस ले लें। मसलन कैसे, आपने एक बुक दिया अपने कोलीग को पढ़ने के लिए, फॉर फॉर अ टाइम बिंग, वो बुक उसने जब पढ़ लिया तो उसके बाद आपने वो किताब जो है उसको वापस रिटर्न करनी है, ये उसका टेम्पररी राइट, एक स्पेशल राइट उस पर अटैच हो गया। तो इस सूरत में बेली है या प्लेजी है, वो जो है जो आप कोई प्रॉपर्टी प्लेज कर रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब तक आप उसको लोन ले रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट है, जब उसको रिकवर दे देंगे तो वो उसको प्रॉपर्टी जो है वो वापस करनी है। जहाँ पेमेंट का भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया, आपको कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद एक सेक्शन, एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अक्सर यूज होता है कि जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड है उसका जो लॉस्ट गुड है उसका एक राइट इंटेक्ट रहता है जब तक कि एक्चुअल ऑनर उससे डिमांड ना, ये गुड्स हैं मुझे वापस दिए जाएं, तब तक उसको होल्ड करने का राइट जो है वो एक स्पेशल राइट की मिसाल के तौर पे हम उसको लेते हैं। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था इस सेक्शन का। एक्सप्लेनेशन में जो है उसको भी मैंने कनेक्ट करके आपको डिस्कस किया कि देखें। और दूसरी ये बात भी है कि जो ट्रस्टी है फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिशरीज इंटरेस्ट, वो भी इंटाइटल है इस प्रोविजन के तहत कि वो भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। अच्छा, एक मिसाल जो थी, एक एग्जांपल जो है,
वो उसको जो है समझते हैं, और उसके बाद जो है वो हम आगे सेक्शन जो है इसको डिस्कस करते हैं। अब एक ए बंदा है जिसने अपनी ज्वेलरीज जो हैं वो प्लेज किए हैं बी को टू सिक्योर लोन, लोन को सिक्योर करने के लिए। बी ने जो प्रॉपर्टी, जो ज्वेलरी जो ए ने टू सिक्योर लोन के लिए जो है प्लेज की थी, बी ने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया सी को। इवन दाउ अब बी जो है यहाँ पे नॉट इंटाइटल टू सेल द ज्वेलरीज। अब जब ये सी को ये मालूम था कि ये जो लोन है ए ने जो है वो, ए जो है उसने जो बी को दी हैं वो सिर्फ प्लेज के लिए दी हैं, और उसने सी ने जो है वो क्या कर दिया, उस ज्वेलरीज को परचेज कर दिया, उसने सेल कर दिया, उसने परचेज कर दिया। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ए इज डज नॉट पे द लोन। अब ए जो है, एक सिचुएशन है जो आप इसमें एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगी कि ए ने क्या कर दिया, बी के खिलाफ जो है क्या कर दिया, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फाइल कर दिया। मगर यहाँ पे ए का सूट मेंटेनेबल नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सूट मेंटेनेबल क्यों नहीं है। वो सूट इसलिए मेंटेनेबल नहीं है कि स्टिल जो उसका राइट है, टेम्पररी स्पेशल राइट है, वो इंटेक्ट है। उसने अभी तक जो है डज नॉट पे द लोन्स, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट अ सूट। उसने अभी तक लोन पे नहीं किया है और उसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है। इसकी वजह से वो एंटाइटल नहीं है उस इमीडिएट पोजीशन का। अब इसको मैं सिंपलीफाई करके आपको अगर बताऊं कि ए एक बंदा है, उसने बी को एक प्रॉपर्टी प्लेज कर दी। बी ने मसलन क्या कर दिया कि वो प्रॉपर्टी जो प्लेज की है उसको उसने सेल आउट कर दिया। ए ने जाके सूट फाइल कर दिया बी के खिलाफ कि क्या करे, वो इमीडिएट पोजीशन जो है वो प्रॉपर्टी की दे, मगर वो उस वक्त उसका एंटाइटल्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां पे एक राइट उसका इंटेक्ट है। कौन सा राइट इंटेक्ट है? कि अभी तक उसने लोन जो है या जो अमाउंट इंटरेस्ट वगैरह जो भी है उसने अभी तक पे नहीं किया है। तो ये एक मुख्तसर सेक्शन था, सेक्शन जो 10 था उसमें। अब इसमें आप थोड़ा सा बेलमेंट को टच कर पढ़ ले जो है गॉन थ्रू कीजिएगा, और फाइंडर ऑफ लॉस्ट वुड्स का कॉन्सेप्ट भी देखिएगा, और प्लेज को भी देखिएगा कि ये यहाँ पे सेक्शन किस तरह से इंटेक्ट रहता है। अब दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी इन जनरल सेंस जो है वो नहीं। अब इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, अगर आप उसकी एग्जांपल्स को गॉन थ्रू कीजिएगा तो आपको काफी चीजें जो है वो नजर आएगी। जैसे सी एग्जांपल है कि ए रिसीव्स अ लेटर एड्रेस टू हिम बाय बी, बी गेट्स बैक द लेटर विदाउट एज कंसर्न, ए has such a property therein and entitle him to recover it from B। डेफिनेटली आप विदाउट कंसर्न आप उसने वो बैक कर दिया तो अब वही रिकवर करेगा। वही स्पेसिफिक लेटर जो है वही उसको रिकवर के लिए, और रिकवरी के लिए आप जा सकते हैं। और ए बेक्यूथ लेंड्स टू बी फॉर हिज लाइफ with remainder to C, A dies, B enters on the land but C without B's consent obtain possession of the title deeds, B may receive, may B may recover them from C। अब ये बहुत ही आसान सिंपल एग्जांपल्स है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी लिमिटेशन कितनी है। इसकी लिमिटेशन जो मूवेबल जो आर्टिकल्स दिए गए हैं लिमिटेशन में आप देखेंगे तो इसकी जो है लिमिटेशन जो है इसकी कितनी है, इसकी लिमिटेशन 3 इयर्स है। विद इन 3 इयर्स जो है वो आप ये सूट जो है वो आप फाइल कर सकते हैं, आपका सूट जो है वो मेंटेनेबल होगा। आगे चलते हैं सेक्शन जो 11 है उसकी तरफ। सेक्शन 11 की जो हेडिंग है, अगर आपके पास लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ए ऑनर to deliver to person entitled to immediate possession। कोई भी एक बंदा है, उसके पास पोजेशन है और वो ऑनर नहीं है, और उसकी लायबिलिटी क्या है कि वो डिलीवर करे इस पर्सन को जो इंटाइटल है इमीडिएट पोजेशन का जो इंटाइटल है। अब
ये जो आपका जो सेक्शन है, उसकी हेडिंग है, उस पे एक एग्जांपल लेके हम उसको तो डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने की, कि ए ऑनर है किसी प्रॉपर्टी का, उसने बी जो है उसका एजेंट है, उसको असाइन कर दिया कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, उसको सेल आउट करना है। अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको सेल आउट करना है। सी इंटरेस्टेड था, उसके बाद जो बी ने पोजीशन ली ए से, बी ने पोजीशन ली ए से, और वो पोजीशन उसने अपने पास ही रख ली उस मूवेबल प्रॉपर्टी की, और उसको बी को सेल नहीं किया। अब इस केस में क्या हुआ कि जो एजेंट है उसके पास जो पोजीशन है मूवेबल प्रॉपर्टी की, क्या है, पोजीशन है, तो उस सूरत में ए बी की ये लायबिलिटी है कि वो एज अ ऑनर नहीं है, तो वो बी जो है वो अपनी जो ए जो है वो एंटाइटल्ड है कि वो रिकवर करे, प्रॉपर्टी जो है मूवेबल रिकवर करे। मगर बी की लायबिलिटी क्या है यहाँ पे, बी की एक लायबिलिटी है कि एज ए एजेंट वो था, उसको प्रॉपर्टी क्या करनी थी, सेल आउट करनी थी सी को, इवन दाउ सी इंटरेस्टेड था, मगर सी को उसने प्रॉपर्टी जो है वो क्या नहीं की, सेल आउट नहीं की, और उसकी पोजीशन अपने पास रखती। तो ए इंटाइटल है इमीडिएट पोजीशन का, और यहाँ पे बी एज एजेंट उसकी लायबिलिटी क्या है कि वो पोजीशन जो है वो ए को वापस दे। ये एक सिंपल एग्जांपल थी इसकी तरफ, कि लायबिलिटी किस तरह से बनती है उस बंदे की जो एक्चुअल में ऑनर नहीं है। इस कंडीशन, इस तरह की जो एग्जांपल दी हुई है, आप अगर देखेंगे बुक्स में, तो इस तरह की जो जो सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, तो वहां पे जो लायबिलिटी जो पोजीशन में होता है, उसकी लायबिलिटी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर, ये थोड़ा क्लियर करें, इतना क्लियर नहीं है अभी। जी, देखें, मसलन हम एक स्टूडेंट क्लास का लेते हैं, रोल नंबर किसको ले लें, इजाज को ले लेते हैं। इजाज एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑनर है और उसका एजेंट है बी। अब एक एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका ऑनर कौन है, ए ऑनर है, मसलन इजाज ऑनर है, और बी को हम लेते थे, हनान को ले लिया हमने। अब हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो हनान एज एजेंट है, ठीक है, उसको असाइन कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, सेल आउट करनी है। और हनान ने आके इजाज को ये बताया कि अवेश जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेल लेने के लिए, परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है। वो बोल के इजाज से वो पोजीशन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की ले गया। अब जब मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है वो अब किसके पास है, एट द प्रेजेंट टाइम, मसलन किसके पास है, हनान के पास है। अब उसकी लायबिलिटी क्या है, वो एज ऑनर तो है नहीं। अब उसकी लायबिलिटी ये है कि वो ए को, जो एक्चुअल ऑनर है, उसको इमीडिएट पोजीशन दे, मींस एज सुन एज पॉसिबल उसको क्या है, पोजीशन जो है वो हैंड ओवर करे। क्यों हैंड ओवर करे, क्योंकि उसने अभी तक प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं किया, और इजाज इंटाइटल्ड है कि वो रिकवर करे प्रॉपर्टी को जो उसने दी है फॉर द पर्पज ऑफ सेल आउट के लिए। ये एक इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ कि लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर द पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। कौन कौन इंटाइटल्ड है, इजाज जो है वो इंटाइटल्ड है। नॉट एज ऑनर कौन है, हनान नॉट एज ऑनर है। पोजीशन किसके पास है, हनान के पास पोजीशन है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सेक्शन 11 का। इसी तरह जो है, जो ट्रस्टी के केसेस में आप देखेंगे, ट्रस्टी और एजेंट के केसेस में देखेंगे कि ट्रस्टी जो है वो अपने एजेंट को प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करने के लिए दे रहा है, फॉर केयर व्हाइल ए इज इन गोइंग टू फॉरेन। अब एक एग्जांपल इसमें दी हुई आप देखेंगे कि
ए ने एक ट्रस्टी है, उसने अपने एजेंट को दी है, प्रॉपर्टी दी है कि आप उसको जो है वो क्या करें, केयर करें जब वो फॉरेन जा रहा है। मसलन अब इसको एग्जाम्पल की सूरत में हम समझते हैं। मसलन इजाज है, अब वो फॉरेन जा रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है, एजाज ट्रस्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने एजेंट को, कोई भी एजेंट है, बी है मसलन, उसको एजेंट को दे दी अपनी प्रॉपर्टी। पर्पस क्या है कि उस प्रॉपर्टी की केयर करनी है। अब इस सूरत में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। अब पर्पस क्या था कि उसको केयर करनी थी बी को। बी ने क्या कर दिया कि केयर करने के बजाय उसको प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बी ने प्रॉपर्टी को प्लेज कर दिया किसको, सी को, एडवर्टाइजमेंट करके प्लेज को, सी को प्लेज कर दिया। अच्छा, सी जो था उसको ऑल फैक्ट से अवेयर था और उसने क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी फॉर सेल के लिए। और सी जो है वो ऑल फैक्ट्स, जो भी फैक्चुअल पोजीशन थी उसे अवेयर थे। अब यहाँ पे ए इंटाइटल्ड है कि वो कंपेल करे, किसको कंपेल करे, सी को, किसके लिए, प्रॉपर्टी जो है रिकवर करने के लिए। अब इस सिचुएशन को आप सामने रखते हैं, अब इसकी लैंग्वेज जब पढ़ेंगे कि एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases। अब बेसिकली ये 4 केसेस है जिसमें ये सेक्शन जो है वो जो एप्लीकेबल होगा। ये 4 केसेस है, मगर ये दो जो एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको अभी जो डिस्कस किए, ठीक है, वो एग्जांपल जो है नीचे आप देखेंगे तो एग्जांपल जो है वो डिस्कस हुए पड़े हैं। अब ये केसेस क्या है, सबसे पहले हम इस केसेस पे आते हैं कि व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और द ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट। कि अभी हमने जो मिसाल जो है वो अपने जो है वो डिस्कस की। नंबर 2 में कि व्हेन कंपनसेशन इज मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्यूट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो है, जो मैंने काफी जो है वो उसमें देखा है, पढ़ा है कि जो टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, जिसका नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है बी में, कि जो 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 फिलोसफी। मूर्तियां होती हैं। जी जी, जी जी बिल्कुल आजाद। जेके पुट जी सर। मूर्तियूं हूंदियूं आहिनि या इहे जेके हूंदियूं आहिनि जंहिंजो लास्ट जेको न वो असरटेन नथो थी सघे। ठीक है, तो उन सूरत में ये सेक्शन जो है, जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। और सी में आप देखेंगे कि वेयर इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस। ओहो, मसलन जो ओरिजिनल पेंटिंग थी, एक ओरिजिनल पेंटिंग थी, जो पेंटर था उसकी भी डेथ हो गई है, ऐसे समझे। वो पुरानी जो हम अक्सर हम जो 7th 8th 9th में जब थे ना, एक जो है सिंधी जो सबक हूंदो काशी वारा था, पढ़ियो पढ़ियो हूंदो, अक्सर ॾिठो हूंदो। या इन तरह जूं का अहिड़ी अहिड़ी का पेंटिंग जेका हुजे जेको बिल्कुलु जंहिंजो माना डैमेज असां असरटेन ई न करे सघूं। ठीक है, इन सूरत में ही सेक्शन जेको है वो एप्लीकेबल। ऐं लास्ट जेको है वो बिल्कुलु क्लियर है, व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट। रॉन्गली ट्रांसफर में जेको क्लेमेंट जेको हुजे रॉन्गली ट्रांसफर प्रॉपर्टी कई वञे, जेको अक्सर पाण वटि थींदो आहे, का प्रॉपर्टी जेको हूंदी आहे असां उनखे छा कंदा आहियूं, रॉन्गली ट्रांसफर करे सघंदा आहियूं। जीअं जेके डिफरेंट कॉन्सेप्ट ॾिना अथई, जीअं बेलमेंट जो कॉन्सेप्ट थी वियो, या हिन तरह जो जंहिंमें रॉन्गली प्रॉपर्टी हिकिड़ी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्पज जे लाइ प्रॉपर्टी ॾिनी हुई, उनखे वरी तव्हां ॿिए कंहिंखे तव्हां प्रॉपर्टी ॾेई छॾी, उनखे रॉन्गली उनखे जेको सो विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ प्रॉपर्टी खे जेके ट्रांसफर करे छॾी। त ही सेक्शन जेका ॿई सेक्शन
वो